ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं IRGC, उसने एक बयान में ये पुष्टि की है कि तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाकर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक अंगरक्षक की हत्या कर दी गई है। IRGC के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी बयान में बोला गया है कि हमला बुधवार तड़के किया गया और घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इससे पहले मंगलवार को हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात भी की थी। इसके पहले इजराइल ने बेरूत में भी एक बड़ा हमला करते हुए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। मारे गए कमांडर का नाम हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर बताया जा रहा है। उमा शंकर सिंह के पास हम यहाँ पर चल रहे हैं। उमा, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो एक साथ 2 जगहों पर लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। गजा में हमास के अलावा वो लेबनान में हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है। ये जो जानकारी इस वक्त आ रही है लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह चीफ को लेकर, उस बारे में अपडेट करें। जी देखिए, हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर को जो मारा गया है, उसके बाद जो है एक बड़ी खबर जो आई है हमास के चीफ के मारे जाने की आई है। तो आपने सही कहा कि एक तरफ हिजबुल्लाह से वो मोर्चा ले रहा है और फौद शुक्र जो है उसको उसने जिम्मेदार बताया। शनिवार को जो मजदाल शैम्स पे जो हमला हुआ, जिसमें 12 स्कूली बच्चे जो है फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेलते हुए रॉकेट का शिकार हुए, उसमें उनकी जान गई, कई जो है वो घायल हुए और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ठहराया इजराइल ने और उसके बाद जो है ये हमला किया जिसमें कि उसकी मौत हो गई है। दूसरी तरफ जो हमास का प्रमुख जो है राजनीतिक विंग का प्रमुख जो है हानिया, वो तेहरान में मारा गया है, अटैक में मारा गया है। ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये अटैक कैसे किया गया। ये ईरान की तरफ से कहा गया है क्योंकि इजराइल और तेहरान के बीच की जो दूरी है, अगर जमीनी दूरी देखें तो तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो क्या इसमें हवाई हमले का सहारा लिया गया है या फिर ये किसी तरह से जमीनी हमला है? क्योंकि ये जानकारी ये भी आ रही है कि एंटी टैंक जो गोला है वो इस्तेमाल किया गया इसमें, और इसमें इस तरह का ये हमला था जिसमें कि हानिये के शव का कोई भी हिस्सा जो है वो साबुत नहीं बचा है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। फौरी तौर पर ईरान की तरफ से और हमास की तरफ से इजराइल को इसका दोषी ठहराया गया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस बात की अपनी तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये हमास के लिए और खासतौर पर ईरान का ईरान के लिए भी बड़ा झटका है क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए जिस तरीके से इलाके में वो इजराइल को घेरने की कोशिश करता रहा है, इसमें हानिये जो है वो एक मजबूत कड़ी थे और उनकी मौत के बाद जो है अब एक पॉलिटिकल लल जो है वो हमास के लीडरशिप के लिए पैदा हो गया है। अगर थोड़ी सी जानकारी हानिये के बारे में बताएं तो ये 2006 में थोड़े समय के लिए गाजा में प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए, जब अल फतह पार्टी को वहां पर कम सीट मिली थी और हमास को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन 2007 में जब हमास ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फतह पार्टी को, महमूद अब्बास की फतह पार्टी को बाहर कर दिया, तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री नहीं रहे और इसके बाद 2017 में इनको पॉलिटिकल काउंसिल का जो चीफ है वो बनाया गया और अधिकतर ये कतर में रहकर अपने कामकाज को अंजाम देते थे। ये ईरान गए थे, वहां पे नए जो प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं मसूद पेज़ेश्कियां, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों के भीतर ही ये जो हमला हुआ उसमें उनकी जान गई। जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ईरान के सुप्रीम कमांडर के साथ उनकी मुलाकात की है, जो कि कल की तस्वीर है। और इसी तरह की तस्वीर ये भी आई है कि जब वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मोसाद को इस बात की इत्तला थी और इसलिए टारगेटेड तरीके से उस घर को तेहरान में निशाना बनाया गया जहां पर ये ठहरे थे और इसमें उनकी और उनके साथ एक बॉडीगार्ड की जो है मौत वो हो गई है। तो एक बड़ा एक और तनाव बढ़ाने वाली बात, क्योंकि लगातार अमेरिका जैसा देश जो है वो कतर और मिस्र के जरिए शांति स्थापना की कोशिश में लगा था और जो इस्माइल हानिया थे उसमें एक मजबूत कड़ी थे। जो निगोशिएशंस चल रहे थे पीस के लिए, जिस तरह से एक सीज फायर की कोशिश की जा रही थी, अलग अलग शर्तें आ रही थी दोनों तरफ से और इस्माइल हानिया उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अब वो जो है पटरी से उतर गया, पूरी तरह से उतर जाएगा, इस बात को तो मान ही लिया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कुछ दिन पहले ही जब इजराइल के पीएम अमेरिका के दौरे पे थे तब कहा था कि सीज फायर काफी नजदीक है, लेकिन अब वो शायद ही हो, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद न सिर्फ हमास अपनी बची खुची ताकत के साथ इजराइल पर हमले की कोशिश करेगा, बल्कि ईरान भी अपनी तरफ से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए भी एक बड़ा नुकसान है। और एक आखिरी बात कि जब से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद जो इजराइल ने अपनी मुहिम छेड़ी, सैन्य अभियान छेड़ा, उसमें उसका एक मकसद साफ है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा ये युद्ध नहीं बंद होगा। और जो खात्मा
है वो जी न सिर्फ जी गाजा में उमाशंकर। जमीनी स्तर पे हमास के लड़ाकों को, वहां के कमांडर को खत्म करने की है, बल्कि पॉलिटिकल चीफ के मुखिया को, पॉलिटिकल चीफ को मारना जो है वो अपने आप में बड़ी बात है, वो भी अपनी सीमा से तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर। तो अब जो है याहिया सिनवार जैसे मिलिट्री कमांडर बचे रह गए हैं हमास के पास, जो कि गाजा में अपने ऑपरेशंस को चला रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुखिया का मारा जाना एक बड़ा झटका, और इससे मिडिल ईस्ट में और ज्यादा जो आग भड़कने का जो खतरा है वो भी पैदा हो गया है। जी उमाशंकर, हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक हुसैन भी जुड़ रहे हैं जो इजराइल मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। ये जो परिस्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं, इजराइल ने एक तरह से डबल अटैक किया है, हिजबुल्ला कमांडर को, उधर हमास चीफ जो है उसको, लेकिन जहां यहाँ पर इजराइल जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो उसके साथ हुआ है वो इसका बदला लेते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो हुआ है हमास चीफ को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। जी देखिए, हमास की लीडरशिप में हमेशा से एक बंटवारा रहा है, इंटरनल लीडरशिप और एक्सटर्नल लीडरशिप के। कहने का साफ मतलब ये कि जो हमास के लीडर्स गाजा में बाकी जनता की तरह इजराइल के प्रेशर में रहते हैं, वो अपने आप को मोरली थोड़ा ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, और वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं कि जो बाहर रहने वाले लीडर्स हैं, चाहे वो कतर में रहने वाले खालिद मिशाल हो या फिर बाकी लीडरशिप हो, उनके इंटरफेरेंस को वो रेजिस्ट करते हैं। अभी जो हमने देखा कि इस्माइल हानिये की मौत की खबर आ रही है, उसका डायरेक्ट असर गाजा में हमास की लीडरशिप और लड़ाकों पे क्या होगा, ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन नहीं हो सकता है। हमास की लीडरशिप जो बाहर रहती है और हमास की लीडरशिप जो गाजा के अंदर है, इनके बीच में काफी बातचीत होगी, काफी निगोसिएशन होगा। दुनिया को एक एकजुट दिखाने, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हमास रॉकेट अटैक्स जरूर करेगा, लेकिन इस्माइल हानिये की मौत का आगे होने वाले सीज फायर निगोसिएशन पे कितना असर होगा, इसका प्राइमरी डिसीजन हमास के जो गाजा में रहने वाले लीडरशिप है वो लेंगे। इस्माइल हानिये की मौत से एक बड़ा असर जो है वो ये कि हमास की लीडरशिप के बीच में जितना भी तनाव रहता है, स्पेशली अगर हम देखें कि गाजा में रहने वाले सिनवार और कतर में रहने वाले मिशाल, इन दोनों के बीच में कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बातचीत नहीं होती। इस्माइल हानिये ही वो प्रैग्मेटिक लीडर थे जो दोनों गुटों को साथ लाकर एक एकजुटता का एक व्यू दिखाते थे दुनिया को। इस्माइल हानिये की मौत के बाद हमास की लीडरशिप के अंदर के डिविजन्स और बढ़ जाएंगे। इन डिविजन्स का इजराइल के साथ होने वाले मिलिट्री एक्शंस पर भी बहुत असर होने वाला है। लेकिन सीज फायर की बात अगर हम करें तो मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि अब सीज फायर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि खालिद मिशाल और याहिया सिनवार अभी भी ये सोचेंगे कि सीज फायर से उनको क्या फायदा मिल सकता है। इस अटैक की वजह से, जैसे हमने अभी देखा ही है, लेबनान के साथ जो बॉर्डर है इजराइल का, वहां हिजबुल्ला काफी अटैक कर रहा है। उस हिजबुल्ला के अटैक्स का इंटेंसिटी जरूर बढ़ जाएगी। हमास भी कोशिश करेगा कि और अटैक करे, लेकिन जैसे पिछले 2-3 दिन से बात चल रही है, क्या इस अटैक की वजह से ईरान एक ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, या इजराइल के दोनों बॉर्डर्स पे, नॉर्थ बॉर्डर और साउथ बॉर्डर दोनों पे क्या बहुत बड़ा एक जो लड़ाई चल रही है उसके फैलने की आशंका है? डायरेक्ट हाँ जवाब नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सारे जितने भी गुट हैं इसमें, चाहे वो इजराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा से ये रहा है कि अपने आप को विक्टिम भी दिखाना है और अपने आप को हर एक्शन के बाद इस तरह से पोर्ट्रे करना है कि हम जीत गए। अब ये एक सीधी सी बात है कि किसी भी एक्शन में कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जिस तरह हमास के लीडर को एक अटैक में तेहरान में मारा गया है, ये इजराइल की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की जीत है। इजरायली इंटेलिजेंस अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के बाद से काफी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो उस अटैक को नहीं एंटिसिपेट कर पाए, नहीं रोक पाए। लेकिन जितना सीक्रेटिवली हमास के लीडर्स मूव करते हैं, उसके बावजूद तेहरान में उनके ठिकाने का पता लगाना और उस पर अटैक करना, जो मोस्ट प्रोबेबली ड्रोन के थ्रू हुआ है, ये दर्शाता है कि इजराइल के पास अभी भी एटलीस्ट एक्सटर्नली बहुत इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बाकी हैं।
बिल्कुल, और हमास बहुत के पहले से सामने अभी इसका जो मतलब है कि वो तैयारियों में इजराइल जो है वो लगा हुआ था इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर डॉक्टर मुश्ताक ये भी देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो 2 मोर्चों पर यहाँ पर दिखा, वैसे तो कई मोर्चे हैं लेकिन 2 मोर्चों पर अगर खासकर हम देखें तो गजा में हमास के साथ, लेबनान में वो हिजबुल्ला से भी जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो इस वक्त स्थिति पैदा हुई है कि दोनों ही जगहों पर, चाहे वो हमास का लीडर हो चाहे वो हिजबुल्ला के कमांडर हो, दोनों को मार गिराने वाली अगर बात है यहाँ पर, तो क्या अब आपको लगता है कि मिडल ईस्ट में और तनाव जो है वो बढ़ेगा? बिल्कुल डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बहुत हाइटेंड लेवल पे है, ये तनाव और बढ़ेगा। सारे जितने भी पक्ष हैं, स्पेशली हिजबुल्ला, हमास और ईरान, इनके ऊपर बहुत दबाव बढ़ेगा कि इन्हें रिटेलिएट करना है, इन्हें रिएक्शन दिखाना है, इन्हें कुछ ऐसा करना होगा इसराइल के खिलाफ जिससे ये अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, चाहे वो ईरानियंस हो, चाहे वो लेबनीज हो, चाहे फिलिस्तीनी हो, उनको ये दिखा सके कि कैसे हम बदला लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम इसराइल से न डरते हुए बदला लेंगे। लेकिन साथ साथ उनको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनका जो बदला लेने का स्टेप है कहीं वो इतना आगे ना बढ़ जाए कि इजराइल के लीडरशिप के ऊपर ये प्रेशर हो जाए कि उन्हें काउंटर रिटेलिएशन करना होगा। तो ये जो टिट फॉर टैट की जो लड़ाई है जो 7 अक्टूबर से चल रही है, इनफैक्ट लेबनान में तो 1982 से चल रही है, ये एक ऐसी दबाव, ऐसे तनाव की स्थिति पैदा करती है जिससे इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में पीस की संभावना और कम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक हुसैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उमा शंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त लगातार जिस तरह से ये हमले हो रहे थे और यहाँ पर इजराइल का ये कहना है कि जो गोलान हाइट्स में हमला हुआ था, गोलान हाइट्स में, उसके लिए जो जिम्मेदार था हिजबुल्ला कमांडर, उन्हें हमने मार गिराया क्योंकि इस हमले में 12 इजरायली बच्चे मारे गए थे और इजराइल का ये कहना है कि उसका हमने ये बदला यहाँ पर लिया है। लेकिन अब तनाव मिडल ईस्ट में और बढ़ सकता है।